नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के बारे में आपको बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। साथ ही दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके लिए इंटरव्यूज और खास खबरें लेकर आते हैं। आज बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की, और इस पर चर्चा करने की एक वजह यह भी है कि कई लोगों का ये मानना है, खास करके हमारे देश में, कि हर्ड इम्यूनिटी अगर आ जाएगी तो उन्हें शायद वैक्सीनेशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ये प्लान्स बना रहे हैं कि हम थोड़े दिन इंतजार कर लेते हैं और बाद में वैक्सीनेशन जब अगर जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, वरना नहीं। ये गलत सोचना है आपका। और इसके पीछे वजह यह है कि हर्ड इम्यूनिटी पाना आसान काम नहीं है, और ये अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और साफ होता जा रहा है। खास तौर पर ब्राजील से हमें पता चलता है कि हर्ड इम्यूनिटी पाना कितना मुश्किल है। ब्राजील का एक शहर है मानौस, वहां का डेटा ये बताता है कि 76% जनता में संक्रमण फैल गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां पर मौत और संक्रमण के मामलों पर कोई लगाम नहीं लगी। लगातार मौत भी बढ़ती रही और संक्रमण भी बहुत ज्यादा हाई लेवल्स तक पहुंच गया। हर्ड इम्यूनिटी पाने की राह में इससे साफ हो जाता है कि कोविड की वजह से जो मौतें होंगी उसका आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसे ह्यूमन लॉस कहते हैं और इसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कई जानकार मानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशहोल्ड, यानी कि महामारी को रोक पाने के लिए जरूरी संक्रमण का स्तर बहुत ज्यादा साबित होगा। अगर खास तौर पे हम मानोस ब्राजील के उस शहर में जो देखा उसके मुताबिक चलें तो 76% में भी अगर वहां हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड नहीं बना, तो आखिर कोरोना वायरस का हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड कितना है, ये हमें सोचना होगा। शुरुआती डेटा हमें यह भी बताता है कि पहला संक्रमण जो होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन, वो हर शख्स को लंबे वक्त तक सुरक्षा नहीं दे रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो री इन्फेक्शन के चांसेस भी आ जाते हैं। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी फिर खतरे में पड़ जाती है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, उन्होंने भी कुछ दिन पहले साफ किया कि दुनिया का कोई भी देश हर्ड इम्यूनिटी के आसपास भी नहीं है इस वक्त। और दुनिया भर में अगर किसी चीज पे हमें फोकस करना है तो 2021 में सिर्फ कोविड के प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन पर ही जोर देना होगा। यही एक तरीका है इस महामारी को कंट्रोल करने का। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रचना कुचेरिया जुड़ गई हैं, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन हैं और फाउंडर हैं डॉक्जीनी टेलीमेडिसिन की। शुक्रिया डॉक्टर कुचेरिया। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के, क्योंकि आजकल ये टर्म्स जो हैं बड़े आम हो गए हैं, आम लोग इसका इस्तेमाल करने लग गए हैं, हर्ड इम्यूनिटी, थ्रेशहोल्ड्स, तो ऐसे में लोगों को लगने लगता है कभी कभार कि हम अभी टीका नहीं लेंगे। उनको शक है, उनके अपने डाउट्स हैं और वो सोचते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो फिर जरूरत नहीं है। कितना भ्रम फैलाने वाला है ये और कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये। नमस्कार और एनडीटीवी पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी शुरुआत में बिल्कुल सही कही जो बातें कही कि ये भ्रम है और हर्ड इम्यूनिटी के आसपास अभी तो कोई भी देश नहीं है। मनौस का एग्जाम्पल भी हमें बताता है, और ये जो हर्ड इम्यूनिटी की जो कैलकुलेशन है, जो इसकी गणित है, ये कई सारे वेरिएबल्स पे निर्भर है जिनका हमें अभी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। तो जो ये कैलकुलेशन बनती है, चाहे हम 76% कहें या 80% कहें, जिन पर ये निर्भर है, इतनी गणित सब जानते हैं, वो वेरिएबल्स नहीं मालूम। उसमें से सबसे जरूरी ये है कि इन्फेक्शन होने के बाद, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी हमें जो प्रतिरोधक शक्ति है कितने समय तक रहती है। नंबर 2, वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो प्रतिरोधक शक्ति है वो कितनी देर तक रहती है। तो ये जब इम्यून जनता, जब जो आंकड़ा है इम्यून जनता का बाकी सारी जनता में, ये जब बदलता रहेगा तो हर्ड इम्यूनिटी पा जाना बड़ा मुश्किल है। अभी तो नामुमकिन सा ही लग रहा है। तो मैं फिर यही कहना चाहूंगी बड़े सिंपल तरीकों में कि क्योंकि इम्यूनिटी कितनी देर तक रहेगी इसका अभी हमें ज्ञात नहीं है। एक तरह से दुनिया पोरस है, माने कि सबका आना जाना सब कुछ खुल चुका है, सब जगह लगा हुआ है, तो पॉपुलेशन में भी निरंतर बदलाव आता है कि कितने इम्यून हैं। अब कोई और बाहर से आ गए, उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो वो बदलाव, वो जो वेरिएबल है वो भी बदल जाता है। वैक्सीनेशन से कितने समय तक मिलेगी इम्यूनिटी जरूर, वो भी नहीं मालूम। तो इतने सारे अननोन्स में, और सबसे चौथी एक और चीज जो मैं देख रही हूँ, लोग अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं जिनको हो चुका है कोरोना और कह रहे हैं अब तो हम इम्यून है, आराम से घूमेंगे।
अभी हमारे पास जिसे कहते हैं कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन, कि किस चीज से हम बचे हुए हैं, उसका भी ज्ञात बहुत कम है। इसको कैसे नापना है आम जनता में, इसको कैसे नापना है जिनमें वैक्सीन स्टडी हुई है, इसमें भी हम अंदाज लगा रहे हैं, एस्टिमेट्स दे रहे हैं। तो जहां इतने सारे अननोन्स हैं, मेरा कहना सिंपल यही रहेगा मैसेज लोगों को, कि जो हमारे हाथ में चीजें हैं जो पहले थी, वो है मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना, वैक्सीन, और ये सब साथ साथ में रखते हुए, हाँ, जिनको थोड़ी बहुत इम्यूनिटी कुछ समय तक, 6 महीने तक है, अब स्टडी ये भी बता रही है मिलेगी, बट फिर भी वो मास्क पहनना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को वापस से इन्फेक्शन हो जाएगा, और शायद वो कुछ लक्षण भी ना दिखाए तो वो दूसरों के लिए खतरा पैदा करेंगे। जी बिल्कुल, और हमें ये समझना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए टीकाकरण भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये दूसरी टाइप की इम्यूनिटी में मदद करती है, जिसे एक्वायर्ड कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त कम है, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, इतना जब इंफॉर्मेशन लोगों के पास हो, एक्सेसिबल हो, वो हर जगह से देख सकते हैं, ऐसे में खुद साइंटिस्ट बनने का खतरा कितना बड़ा हो जाता है आम लोगों के अंदर? बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं, सब तरह की से इंफॉर्मेशन है, और मैं अपने मरीजों में भी देखती हूँ, सबने अपना अंदाज लगा लिया है। लोग शादी में, पार्टियों में जाने से पहले एंटीबॉडी टेस्ट करा के खुश हो रहे हैं। तो ये सब ना करें। इसकी जो साइंस है, इसकी जो विज्ञान है, वो अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और इतनी सारी चीजें उसमें हमें भी अभी नहीं मालूम कि इसको इस तरह से सिंप्लीफाई, इस तरह से इसको मामूली सा कर देना ठीक बात नहीं है। आप अच्छे सोर्सेस से, जैसे भारतीय सरकार है, या सीडीसी है, या ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन है, या अपने डॉक्टर से आप ठीक सलाह लें। जो निशुल्क सोर्स हैं वो भी हैं बहुत अच्छे, बट वहां से आप पढ़ें, सलाह लें, गलत चीजों पे मत जाएं, अपना विज्ञान ना लगाएं इसमें, क्योंकि ये महामारी मामूली नहीं है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत अहम हो जाता है ये जानना कि कोई भी बात, कोई भी चीज पढ़ के ये ना सोचें कि आप वैक्सीनेशन से बच सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक अकेला तरीका है जो इस महामारी पर कंट्रोल करने में मदद करेगा। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार को चिंता है कि कहीं महाराष्ट्र और केरल जैसे इलाकों से कोई कोरोना वायरस का वो स्ट्रेन हमारे यहाँ, हमारे शहर तक ना पहुंच जाए। और उसके पीछे वजह यह है कि ये जो संक्रमण है उसको लेकर चिंता है कि कहीं ये ज्यादा तेजी से ना फैले। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी कर सकती है, और ये सूत्र बता रहे हैं अभी हमें कि 5 राज्यों से आने वाले लोगों को सशर्त दिल्ली में एंट्री मिलेगी। उनसे कहा जाएगा कि आप 72 घंटे तक की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट साथ में लेकर आएं। साथ ही में इनमें जो राज्य शामिल हैं वो हैं महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बीते एक हफ्ते में 86% मामले इन्हीं राज्यों से आए हैं, और 26 फरवरी की आधी रात से 15 मार्च की दोपहर तक ये पाबंदी लागू हो सकती है। फ्लाइट और ट्रेन और बसों से आने वाले यात्रियों के लिए ये शर्त रखी जाएगी। हालांकि अपनी निजी कार से कोई दिल्ली आता है तो उन पे ये पाबंदी नहीं होगी। ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और अगर सरकार ऐसा करती है तो क्या वाकई में इसका फायदा होगा? इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अंजन त्रिखा हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन ऑफ क्लिनिकल मैनेजरियल ग्रुप, कोविड सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर त्रिखा, दिल्ली सरकार को लगता है चिंता सताने लग गई है। हालांकि इन सभी राज्यों में इनकी अपनी सरकारों ने कंटेनमेंट के पूरे मेजर्स ले लिए हैं, कदम उठा लिए हैं। आप क्या मानते हैं, ये इस तरीके का बॉर्डर पर चेक करना और वहां के लोगों को आने से रोकना, इससे फायदा होगा? शुक्रिया अंजलि। ये फिक्र की बात है, थोड़ा सा अलार्मिंग भी है कि केसेस बढ़ रहे हैं, और ये 5 राष्ट्रों ने अपने आप यहाँ पे अपनी स्टेट्स में कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। बट मेरा मानना है कि दिल्ली में अगर हम हर जगह ये लागू करें कि 5 राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे, और 72 घंटे के अंदर का रिपोर्ट हो, ये कागज़ पे तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसको लागू करना बहुत ही मुश्किल है, और मे भी नामुमकिन भी है। दिल्ली के अंदर जो लोग आएंगे, बाय एयर आएंगे, रेलवे से आएंगे, बस अड्डे से आएंगे, कुछ पैदल भी आ जाएंगे, कुछ गांव के थ्रू आ जाएंगे, कुछ कच्चे रास्तों से आ जाएंगे, तो हम कहाँ पे बैरियर लगाएंगे और पता करेंगे? इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं पाया जाएगा जिसने मास्क नहीं लगाया। दिल्ली के अंदर ये जो
इकट्ठे हो रहे हैं लोग, रैलियां कर रहे हैं या शादियां हो रही हैं, उन पे फिर कुछ पाबंदी लगाई जाए कि लोग इकट्ठे ना हो और इन्फेक्शन ना फैले। इन चीज़ों से को भी करना है। बट जो आप कह रहे हैं, ऐसा सोचा जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर एक नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, जो अपनी कार से आएगा उसको नहीं देखा जाएगा, जो बस से आएगा उसको देखा जाएगा, ये सब कुछ लागू करना मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर त्रिखा, क्योंकि कई लोग चिंता कर रहे हैं कि जो स्ट्रेन्स हैं नए वाले, कहीं वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल ना हो, ज़्यादा आसानी से ना फैलते हो, ऐसे में सरकारों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है उनको लोकलाइज्ड कंटेनमेंट में रखने का, ताकि बाहर ना फैलें और जगह ना फैलें? देखिए, अभी आपको बताया हमारी एक्सपर्ट ने कि बहुत सी चीज़ें हैं इस बीमारी के बारे में जो हमें नहीं पता है। ये बीमारी 1 साल पुरानी है और बहुत सारी चीज़ें हमें अभी कुछ नहीं पता है। अब म्यूटेट हो रहा है वायरस, उसके नए लक्षण आ जाएंगे, वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा। तो सरकारों को चाहिए कि अपने यहाँ पे टेस्ट की जो इंसिडेंस है बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करें, फैसिलिटी दें। अगर एक बार टेस्ट करा लिया है, 10 दिन बाद कोई और बुखार सा आया है या डायरिया हुआ है, दोबारा टेस्ट करने की फैसिलिटी दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन करें। और अगर एक जगह पे बहुत सारे क्लस्टर में लोग पाए गए हैं तो उस एरिया को कंटेन करें, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको ये सेंसिटाइज करें। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको इसलिए बाहर नहीं जाना है क्योंकि ये बीमारी फैल सकती है और ये कोई भी मर सकता है इस बीमारी से। ये शायद लोगों को अब दोबारा महसूस होने लग गया है कि ये हो गया है, उसको हो गया है, मुझे नहीं हो सकता है। आप हमसे पूछिए, पैसे से पैसे वाला आदमी, पावरफुल से पावरफुल वाला आदमी की फैमिली में भी किसी की डेथ हो गई, गरीब की भी डेथ हो गई है। सो ये एक सबको रियलाइज होना चाहिए और सरकारों को चाहिए कि जहाँ बढ़ रहे हैं वहाँ देखें क्यों बढ़ गए हैं। ऐसे पढ़ने में आया है कि बॉम्बे में जब से उन्होंने ट्रेन खोल दी तब से बढ़ गए हैं, लोगों ने प्रिकॉशन कम कर दिए। तो ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। ऐसा रूल होना चाहिए कि आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो आपको मास्क पहनना है, बस खत्म। अगर नहीं पहनेंगे तो फाइन, ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये खबरें आ रही थी मुंबई से, लोग मास्क पहनना पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइन लगाना पड़ रहा है। ये गलत बात है। डॉक्टर त्रिखा, इस बात पर रोशनी डालने के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर त्रिखा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। डॉक्टर अंजन त्रिखा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिखा, पहला सवाल ले लेते हैं जो परी ने भेजा है गुरुग्राम से। नमस्ते डॉक्टर, मैं परी गुरुग्राम से हूँ। मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है कि कोविड से बचने के लिए बेहतर मास्क कौन सा है, सर्जिकल या कपड़े का या N95? डॉक्टर, देखिए, ऐसा है कि आपने 3 तरह के मास्क बताए हैं, N95, सर्जिकल या कपड़े का। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप अस्पताल में काम कर रहे हैं या जहाँ पे इन्फेक्टेड मरीज़ हैं वहाँ काम कर रहे हैं या ऐसे वार्ड में जा रहे हैं जहाँ कोविड-19 के मरीज़ हैं, तब तो N95 मास्क होना ज़रूरी है और भी बड़ी सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आप सिंपल बाज़ार जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो आप एक कपड़े का मास्क जो साफ है और अच्छा है और उसमें भी लेयर्ड मास्क हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 5-7 ले सकते हैं और उनको रोटेट कर सकते हैं। आप सर्जिकल मास्क भी 3 लेयर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी वो उनको इस्तेमाल करना महंगा पड़ जाता है क्योंकि वो डिस्पोजेबल होते हैं और वो बार बार चेंज करने पड़ते हैं। बट अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो सर्जिकल मास्क डाल लीजिए जो बाजार में मिल रहे हैं, केमिस्ट की दुकान से मिल रहे हैं। नहीं तो आप कपड़े के मास्क अच्छे से बाजार में मिल गए हैं, वो 20 या 25 रुपए का एक मास्क आता है। वेरियस डिज़ाइन वाले और 50 रुपए या 55 रुपए के भी आते हैं। आप सिंपल सा मास्क ले लें, उसको मुंह पे रखें और उसको आप साफ सुथरा मास्क ही डालें। तो 3-4 ले लें और फिर उनको रोटेट कर दें। बिल्कुल, सबसे जरूरी बात यह कि मास्क जरूर पहने। चलिए अगला सवाल लेते हैं, हर्ष ने भेजा है। नमस्ते डॉक्टर, मैं हर्ष सोनी गुरुग्राम से। मेरा प्रश्न है कि नए स्ट्रेन्स और म्यूटेशंस की खबरें आने लगी है, क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन इन पर भी कामयाब होगी? हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं और हम एक जो एवरेज सिटीजन है कंट्री का, वो व्हाट्सएप के दौरान के मैसेज पढ़ के बहुत ही
एंशियस हो जाता है कि वेरियस स्ट्रेन्स आ रहे हैं, ये वैक्सीन काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी हमारे साइंटिस्ट लोग ये चीज़ के नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं कि जो नई स्ट्रेन आई हैं उनके अगेंस्ट हमारे जो वैक्सीन है कितने प्रतिशत काम करेंगे। मेरी राय आपको ये है कि आप इसके बारे में ज़्यादा चिंतित मत होइए, जो भी सरकार करेगी वो ठीक करेगी। और अभी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया हुआ है और जब आपका नंबर आए तो आप ज़रूर लगाएं। बड़ी जल्दी अब हमारे देश में जो 60 साल से ऊपर लोग होंगे उनके नाम इलेक्टोरल रोल से लिए जाएंगे और उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो मेरी राय आपको ये है कि ज़्यादा चिंता आप वैक्सीनेशन कराने की कीजिए, इस चिंता को आप साइंटिस्ट या डॉक्टर्स पे छोड़ दें और जैसे ही कोई और पक्का रिजल्ट आता है इनके बारे में वो हम आपको बता देंगे। और ये सोचना कि ना कोवैक्सीन लगाएंगे ना कोविशील्ड लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेन नए हो गए हैं इसलिए हम वेट करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, जब नंबर आएगा लगाइए। और वायरस किसी की वेट नहीं करेगा, वायरस हर्ड इम्यूनिटी की वेट नहीं करेगा, वायरस ये वेट नहीं करेगा कि एक इंट्रानेजल वैक्सीन आ रहा है या रशियन वैक्सीन आ रहा है या कोई और आ रहा है या जॉनसन जॉनसन का सिंगल शॉट वैक्सीन आ रहा है। आप इनके बारे में ज्यादा मत सोचें। आप ये ध्यान रखें कि जैसे ही कोई प्रूफ आएगा, डाटा आएगा कि कौन सा वेरियस स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करेगा, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जो कहा है उस बात को गांठ बांध कर रख दे, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है कि कोई भी वैक्सीन हो आपको मिले तो उसे लगाए, क्योंकि डेटा हर जगह यही कहता है कि मौत और सिवियर डिजीज से बचाने में हर वैक्सीन कारगर अब तक साबित हुई है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि मास्क जरूर पहने, साफ सफाई का ध्यान रखें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।